अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इशू से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड की कुछ बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेली प्रोग्रेस नोट्स, या जिसको हम आम अल्फाज में डीपीएन बोलते हैं। डीपीएन से मुराद वो नोट्स हैं जो मॉर्निंग राउंड की प्रिपरेशन के लिए जो है वो फ़ाइल में डॉक्यूमेंट किए जाते हैं और उसकी बेस पे जो है वो राउंड कंडक्ट कराया जाता है। इन नोट्स को डॉक्यूमेंट करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यह है कि अगर इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। तो आपकी आसानी के लिए एक कॉमन निमोनिक जो सोप के नाम से जाना जाता है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है और थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल्स बताता चलूँगा। सोप एक जनरल निमोनिक है जो कि मैक्सिमम लोग जब वो डीपीएन के बारे में सिखाते हैं तो वो यूज़ करते हैं। तो सोप स्टैंड फॉर एस फॉर सब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ए फॉर असेसमेंट एंड पी फॉर प्लान, राइट। तो ये मिलके बनेगा सोप। अब इसमें हमने इसको 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि इसमें आपने पेशेंट का डाटा कलेक्ट करना है, यानी पेशेंट का नाम, उसकी एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस और वो कहाँ से एडमिट हुआ था, ओपीडी से, इमरजेंसी से। क्योंकि ये वाले नोट्स जो हैं ये आप एडमिटेड पेशेंट की फ़ाइल के अंदर डाल रहे होंगे तो डेफिनेटली पेशेंट एडमिटेड होगा उस वक्त। तो ये आपने देखना है कि पेशेंट एडमिट किस तरह से हुआ था। अगर वो इमरजेंसी के थ्रू एडमिट हुआ था तो डेफिनेटली उसकी सिम्टम्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा वर्स होंगी, कुछ एक्यूट होंगी। और अगर वो ओपीडी से एडमिट हुआ था तो उसकी सिम्टम हो सकता है क्रॉनिक हो या कोई इतनी स्वेयर ना हो, राइट। तो इससे हमें ये डाटा मिलेगा। उसके बाद हमने कोशिश ये करनी है कि कंप्लेंट्स जो है वो पेशेंट की अपनी लैंग्वेज में ही डॉक्यूमेंट करनी है इस पोर्शन में, राइट। अपनी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप उर्दू में या पंजाबी में या सराइकी में डॉक्यूमेंट करें, आप इंग्लिश में भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो वर्डिंग होगी वो कॉमन या लेमैन वाली होगी। फ़र्ज़ किया अगर एक पेशेंट आपको बताता है कि मुझे पेन इन एब्डोमेन है, तो आप उसको यहाँ पे पेन इन एब्डोमेन ही रजिस्टर कर लें, बजाय इसके कि आप उसको एपिगैस्ट्रिक पेन बनाएं या कुछ और बनाएं या कोई क्वाड्रेंट पेन बनाएं। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप कोशिश ये करें कि जितना आप पेशेंट की लैंग्वेज में यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो आप डॉक्यूमेंट कर लें। वो जो कंप्लेंट्स हैं वो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप उनको एज सच एब्रीवेट करके यहाँ पे आप उनको डॉक्यूमेंट कर लें। तो ये आपका सब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में आपने आपके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 तो ये कि वेरिफिकेशन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा, जो सब्जेक्टिव डाटा आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया था उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि वो जो डाटा पेशेंट ने दिया है वो ठीक भी है या नहीं है, या यूँ कह लें कि वो सिग्निफिकेंट भी है या नहीं है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट कहता है कि जी मुझे झटके लगे थे, तो आपने उसको लिखा कि उसको सीज़र हुए थे, राइट। तो जब आप सीज़र की वेरिफिकेशन करेंगे तो आप पेशेंट से पूछेंगे कि जी आपको किस नौइयत के झटके थे, पूरे जिस्म पे झटके लगे थे या किसी ख़ास लिम्ब में झटके लगे थे, और झटके लगने के साथ आपको बेहोशी हुई थी या नहीं हुई थी, आपके मुंह से झाग आई थी या नहीं आई थी, आपको इनकॉन्टिनेंस का कोई एविडेंस पूछ लेंगे। और इसी तरह पूछ लेंगे कि आपको कोई टंग बाइट हुआ था या कोई चोट लगी थी या नहीं लगी थी। और अटेंडेंट से आप पूछ सकते हैं कि आपने कोई वीडियो बनाई थी इस पेशेंट की या नहीं बनाई थी उस दौरान में। तो ये चीज़ें, ये सारा डाटा जो है ये वेरीफाई करेगा कि पेशेंट ने अगर क्लेम किया है कि उसको सीजर्स हुए हैं, तो फिर आपने उसको वेरीफाई करना है कि वाकई हुए हैं या ये पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग थी कि उसको सीजर्स हुए हैं। क्योंकि पेशेंट के ख्याल से सीजर जो है वो कोई भी झटका हो सकता है, थकावट की वजह से उसका जिस्म अकड़ गया था या मसल्स पेन की वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था, तो वो इन चीज़ों को भी जो है वो सीजर्स की लिस्ट में ला सकता है। तो हमने वेरीफाई ये करना है कि जो डाटा पेशेंट ने दिया है वो ठीक भी है या नहीं है और वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, राइट। इसी तरह जो एक कॉमन
कन्फ्यूजनल स्टेटमेंट होती है वो ये होती है कि पेशेंट कहता है कि मुझे बुखार हुआ था, बुखार हो रहा है, या मुझे महसूस होता है कि जैसे मेरे जिस्म से सेक निकल रहा है, तो हम उसको फीवरिश फीलिंग या फीवर के नाम से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और जब हम उसको वेरीफाई करेंगे तो हम पेशेंट से पूछेंगे कि जी आपको किस टाइम में ऐसा हुआ था, और आप एडमिट हैं तो जब आपको ऐसा फील हुआ था तो फाइल में आप देखेंगे कि वहाँ फीवर डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है उस टाइम में, राइट। और अगर डॉक्यूमेंटेड है तो वो 99 है या उससे ज़्यादा है, ये भी सिग्निफिकेंट चीज़ है। और इसी तरह आप साथ पूछेंगे कि आपको स्वेटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, और साथ में आपको एनोरेक्सिया, मलेज, फटीग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, राइट। मुंह का जायका बदल जाना, ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट आउट करेंगे कि ये फीवरिश फीलिंग जो पेशेंट क्लेम कर रहा है ये वाकई ठीक बात है या नहीं है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में हमने सबसे पहले तो उस डाटा को वेरीफाई करना है कि जो डाटा हमें मिला है उसमें से कौन सा डाटा सिग्निफिकेंट है और ठीक है, राइट। फिर हमने उसको लेके आगे चलना है, उसकी बेस पे हमने एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और एक सिस्टमिक एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल में हम वाइटल से स्टार्ट लेते हैं। वाइटल्स में आपको पता है कि 4 चीज़ें होती हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर, राइट। और उसके बाद कुछ और चीज़ें देखने की होती हैं जिसमें हम हैंड्स का एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद हम फेस का एग्जामिनेशन करते हैं, फिर नेक का करते हैं, फिर लिम्फ नोड्स देखते हैं और उसके बाद एडिमा चेक करते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे हम इंशाल्लाह अलहदा से भी वीडियोस करेंगे, तो उसमें मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताऊँगा कि ये एग्जामिनेशन क्या हैं, ये किस तरह किए जाते हैं और इनकी चेक लिस्ट क्या क्या है, राइट। फ़िलहाल आप ये रजिस्टर कर लें कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद आपने सैचुरेशन ऑफ द पेशेंट भी नोट करनी है, क्योंकि कोविड के इंसिडेंस के बाद ये वाला पैरामीटर भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर पेशेंट का होना चाहिए। उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन आपने करना है, जो कंप्लेंट्स आपको पेशेंट ने बताई हैं और जो कंप्लेंट्स आप वेरीफाई भी कर चुके हैं, उन कंप्लेंट से रिलेटेड जो सिस्टमिक एग्जामिनेशन बनेगा वो आपने डिटेल से करना है, और बाकी सिस्टमिक एग्जामिनेशन जो है वो आप ज़रा क्विकली कर सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो और आप बाकी चीज़ें जो है वो टाइमली कर सकें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के अंदर जो उसका थर्ड कंपोनेंट है वो है लैब्स का। जो लैब्स पेशेंट की अवेलेबल हैं वो आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, और उनमें से जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं वो आप अलहदा कर लें या उसको यहाँ पे नोट कर लें, तो ताकि आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आगे चल सकें। जब आप सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे, एग्जामिनेशन कर लेंगे, और आपके पास एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स होंगी और लैब्स की फाइंडिंग भी साथ होंगी, तो आप इन सारी चीज़ों को कंपाइल करने के बाद अगले पोर्शन में जा सकते हैं जो कि असेसमेंट है, राइट। असेसमेंट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि आपने डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करना है, और सेकंड पार्ट ये है कि आपने पेशेंट की कंडीशन को जो है वो असेस करना है कि पेशेंट की कंडीशन पहले से वर्स हुई है, पहले से बेहतर हुई है, या वो स्टैटिक कंडीशन में, राइट। इसमें बेहतर ये है कि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएं बजाय इसके कि आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाएं। अगर आप डेफिनेटिव बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास इतना एविडेंस है कि आप डेफिनेटिव बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बना सकते तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़रूर बनने चाहिए, और वो 1, 2, 3 से लेकर 5 तक या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन आपने बनाने किस तरह से हैं, आपने एविडेंस की बेस पे बनाने हैं। यहाँ तक जो आपको एविडेंस मिल चुका है फ्रॉम द वेरिफिकेशन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा, फ्रॉम एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एंड फ्रॉम लैब फाइंडिंग्स, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो आपको एविडेंस मिल चुका है अब तक, उसकी बेस पे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पेलर मिला, पेशेंट के अंदर पेलर था, और सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आपको जो है वो लाउड हार्ड साउंड मिली, और लैब्स में आपको जो है वो HB का लेवल कम मिला, और तो आप एनीमिया का डायग्नोसिस जो है वो बना सकते हैं क्योंकि आपके पास एविडेंस है। इसी तरह अगर सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स के अंदर पेशेंट जो है वो आपको फ़ीवर का बताता है, और आपने जब वेरीफाई किया तो फाइल के अंदर भी फीवर डॉक्यूमेंटेड था और फीवर के बाकी साइंस भी थे, और एग्जामिनेशन पे फ़र्ज़ किया आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो फाइंडिंग मिल जाती हैं, आपको चेस्ट में एडिट साउंड मिलती हैं, और लैब्स में जो है वो आपको सपोर्ट करने के लिए CRP ज़्यादा है या WBC ज़्यादा हैं, रेज्ड हैं, तो आप जो है फेब्राइल इलनेस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं, और उसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने जो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है वो
एविडेंस की बेस पे बनाना है। और एविडेंस आपको कहाँ से मिलेगा? एविडेंस आपको सब्जेक्ट कंप्लेंट से मिलेगा, एग्जामिनेशन फाइंडिंग से मिलेगा और लैब से मिलेगा, राइट। इन सारी चीज़ों को मिला कर आपको जो जो एविडेंस मिलेंगे आप उसकी बेस पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है इसका वो प्लान है। प्लान को भी हम जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि आपकी जो असेसमेंट है यहाँ तक, उसकी बेस पे आप मज़ीद कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई, राइट। तो वो इन्वेस्टिगेशन आप एडवाइज़ कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट को देख सकते हैं कि आपकी जो असेसमेंट है, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, उनके हवाले से ट्रीटमेंट जो है वो एडिक्वेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि आप कौन सी लैब्स करवाना चाहते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, या कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है जो ज़रूरी नहीं है और एक्स्ट्रा है उसको आप माइनस करना चाहते हैं, राइट। इन सब चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट कर लें अपने नोट्स के अंदर और फिर आप उसको कंपेयर करें कि जो आपको सीनियर्स बताएंगे, जो राउंड में डिसाइड होगा, उससे आप मैच करें कि आपने जो प्लान किया था वो आपके कंसल्टेंट के प्लान के साथ कितना मैच करता है, या अगर नहीं मैच करता तो उसकी रीज़न देखें कि आप किस स्टेप पे जो है वो गलती आपने की है और उसकी वजह से आपकी असेसमेंट ठीक नहीं हुई और उसकी वजह से आपका प्लान ठीक नहीं बना और उस वजह से आपके जो प्लान्स हैं वो सीनियर्स के साथ मैच नहीं कर रहे। जब आप अपने प्लान्स को अपने सीनियर के प्लान्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इसको कहते हैं लर्निंग, राइट। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इससे जो आपकी लर्निंग होगी वो आप किसी बुक से या किसी भी और चीज़ से जो है वो लर्न नहीं कर सकते, राइट। दिस इज़ एक्चुअल प्रैक्टिकल ऑन फील्ड लर्निंग। और अगर आप डेली बेसिस पे इसी तरह लर्न करते जाएंगे तो वो पाइल अप होके आपका नॉलेज बन जाएगा और आपकी स्किल बन जाएगी और आप एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर बन सकेंगे, राइट। और ये थी एक ब्रीफ सी डिस्कशन DPN के बारे में या डेली प्रोग्रेस नोट्स के बारे में कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर करने चाहिए और उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होना चाहिए, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।